तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी रिलैक्स 11 में। तो आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि मैंने बताया था नई वीडियो पे कि मैं जो भी सोशल साइंस है उसका मैं चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूँगा और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें MCQ कराऊंगा। ये पहले मैंने जब सिलेबस डिस्कशन कराया था तब मैंने ये बात बोली थी। अब मैं आ गया हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 1 लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं चैप्टर 1 लेकर आ गया हूँ। चैप्टर 1 में इम्पोर्टेंट बिंदु लेकर आ चुका हूँ, जो कि एग्जाम के जरिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ओनली पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा और ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, ना कुछ ज़्यादा इसमें कुछ डिटेल का है। मैं ओनली बस पॉइंट पे बात करूँगा और पॉइंट आपकी सीधा माइंड में घुसा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम तक न भूले। मुझे आशा है कि आप ये वीडियो सही ढंग से देख रहे होंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आज की अपनी वीडियो। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी कोई मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और देखेंगे कैसे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और उसका एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम है हमारे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप समझ जाइए कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। अगर आप डिफिनीशन समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या है राष्ट्रवाद। एक बार डिफिनीशन समझो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। तो डिफिनीशन ऐसी कैसी है? ऐसी भावना जिसमें लोग अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास और एकता को साझा करते हैं और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहना चाहते हैं। अगर आपको डिफिनीशन समझ में आए तो ठीक, नहीं तो अब मैं समझाता हूँ कैसे। अगर चलो ठीक, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश में यही रहने वाले लोग। राष्ट्रवाद मतलब क्या? देश में रहने वाले लोग को क्या चाहिए? अपनी संस्कृति चाहिए और एकता, कि आपस में सब लोग एक साथ रहें, और अपनी भाषा चाहिए और वह स्वतंत्र रूप से रह सके। यह सब चाहिए राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए। ठीक, तो समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या है। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद। अब चलते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अब भैया राष्ट्रवाद, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई। राष्ट्रवाद की पॉइंट पढ़े थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस से हुई। हाँ, अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रांस से। राजशाही का अंत और लोकतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांसीसी क्रांति हमको यह बताती है कि भाई जो राजशाही राजा थे उनका अंत हुआ। राजशाही राजा का मतलब ये होता है कि जो अपने प्रजा के ऊपर कोई भी काम न करे। कोई भी काम करने का मतलब ये है कि उनका कोई भी विकास न करे, और जो भी धन है वो अपने ऊपर खर्च करना, उन्हें बोलते हैं राजशाही। जो भी राजा का राज है, जो राजा एक एरिया में राज्य करता है उसको बोलते हैं राजशाही। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजशाही का अंत हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हो गई। तीसरा पॉइंट कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक जैसे झंडा, राष्ट्रगान, संविधान आदि बनाए गए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है अपने देश का एक राष्ट्रगान होगा, अपने देश का एक झंडा होगा, और अपने देश का एक संविधान होगा, और अपने देश का एक राष्ट्रीय प्रतीक होगा। ये सब होता है। जैसे हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत में एक लोकतंत्र है। भारत में लोकतंत्र है तो हमारे देश का एक संविधान है, हमारे देश का एक झंडा है, हमारे देश की एक प्रतीक है, हमारे देश का राष्ट्रगान है। समझ गया लोकतंत्र? इसलिए फ्रांसीसी क्रांति जब आई तो राजशाही राजा का अंत हुआ और लोकतंत्र प्रारंभ हुआ। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? नागरिकों का राष्ट्र का विचार सामने आया। जो भी नागरिक वहाँ के थे वो अपने देश के प्रति अपने विचार को सामने तक पहुँचाए, ताकि वो अपने देश का विकास कर सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 3 पॉइंट का क्या रहा है? नेपोलियन और सिविल कोड। सिविल कोड, नेपोलियन ने सिविल कोड लागू कर दिया, जिसमें क्या क्या शामिल थे? कानून की समानता, विशेष अधिकारी को संपत्ति के अधिकार शामिल थे। नेपोलियन ने यह काम तो बढ़िया कर दिया था, क्योंकि देश के नागरिक को क्या चाहना था? कानून, सभी को समानता का अधिकार मिल गया था कानून में, सभी को संपत्ति मिल गई थी,
और सभी को संपत्ति के अधिकार मिल गए थे, ठीक है। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया जिससे उसका अपराध बढ़ गया, लेकिन उसने तानाशाही अपनाई जिससे विरोध बढ़ गया। मतलब वो जितना विकास किया वो सब निकालने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो इसलिए उसका विरोध ज़्यादा होने लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वियना कांग्रेस 1815। जो वियना कांग्रेस हुआ वो 1815 में हुआ, जब ये नेपोलियन हार गया था, ठीक है। पॉइंट बात करेंगे नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में राजशाही की वापसी के लिए वियना कांग्रेस हुई। ये देखो, जब तक नेपोलियन था तब तक लोकतांत्रिक राष्ट्र था, लेकिन जैसे ही नेपोलियन हार गया तो राजशाही की वापसी के लिए वियना कांग्रेस हुई। मेटरनिक ऑस्ट्रिया ने राष्ट्रवादी आंदोलन को अपनाया, ठीक है। जो मेटरनिक थी वो ऑस्ट्रिया की महारानी थी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब चलते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद को फैलने में भाषा, लोकगीत, लोक कथाएं, साहित्य, कला और इतिहास का बड़ा योगदान रहा। लोक संस्कृति ने लोगों में एकता की भावना जगाई। अब चलते हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण 1861 में हुआ था, ठीक है। जूसुप्पे माज़िनी जंग इटली संस्था गणराज्य का सपना, कैबूर कूट और फ्रांस की मदद में इटली को एक किया। कूटनीति और फ्रांस की मदद से इटली को एक किया। गारीवेल रेड शॉर्ट सेना के साथ दक्षिण इटली को जोड़ा। मतलब ये लोग जो इटली का एकीकरण करने में महत्व निभाया, ये लोग हैं, ठीक है। 1861 में इटली का एकीकरण, विक्टर एमुअल बने राजा। फिर इटली का एकीकरण हो गया और वहाँ के राजा बन गए विक्टर एमुअल। इटली का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन कौन दिया? जोसेफ माज़िनी, ठीक है, कैबूर, गारिबाल्डी, यह तीनों लोग ने मिलकर इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी में किया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। बिस्मार्क ने तीनों युद्धों के माध्यम से एकीकरण किया। डेनमार्क का युद्ध किया, ऑस्ट्रिया का युद्ध किया, फ्रांस किया, ठीक है। जो बिस्मार्क थे प्रूसिया के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इन्होंने तीनों युद्धों को जीता, तब कहीं जाके एकीकरण पॉसिबल हुआ, ठीक है। बर्लिन में सम्राट की घोषणा और जर्मनी एकीकृत हुआ, ठीक है। बहुत मेहनत से ये एकीकरण हुआ जर्मनी के। सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? बिस्मार्क का। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। हाब्सबर्ग साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी बहुराष्ट्रीय राज्य जहाँ कई जातियाँ थीं। हाब्सबर्ग साम्राज्य मतलब ऐसा साम्राज्य था जहाँ कई सारी जातियाँ थीं। यहीं पे राष्ट्रवाद ने यहाँ संघर्षों और विद्रोहों को जन्म दिया। कितना सोचने वाली बात है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल्कन क्षेत्र और प्रथम विश्व युद्ध। चलते प्रथम विश्व। बल्कन में कई जातियाँ स्वतंत्र चाहती थी। समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ, समझ रहे हैं ना। बल्कन में कई जाति स्वतंत्रता चाहती थी। राष्ट्रवाद के कारण संघर्ष और टकराव बढ़ा। बल्कन में कई जाति चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि वो स्वतंत्र रहें, लेकिन राष्ट्रवाद के कारण संघर्ष और टकराव हुआ। संघर्ष हुआ और आपस में लड़े भिड़े, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा गया और प्रथम विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ गई, ठीक है। अब राष्ट्रवाद के प्रभाव। राष्ट्रवाद के प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं? भाई जो राष्ट्रवाद करेगा तो उसमें दो प्रभाव होंगे। एक होगा अच्छे सोच वाले, एक होंगे गंदे सोच वाले। मतलब होंगे एक सकारात्मक सोच वाले, एक होंगे नकारात्मक सोच वाले, ठीक है। जो भाई सकारात्मक सोच वाले थे वो व्यक्ति क्या चाहते थे? सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति जो थे वो देशभक्ति चाहते थे और एकता और लोकतांत्रिक विचार। राजशाही को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे और देश में एकता लाना चाहते थे और देश की भक्ति करना चाहते थे, ठीक। मतलब वो पूरी तरह से एकता चाहते थे कि हम स्वतंत्र रूप से रहे और एक देश दूसरे देश का सम्मान करे, मतलब एक लोग दूसरे लोगों का सम्मान करे, ये चाहते थे। लेकिन उसी के अपोजिट नकारात्मक पक्ष वाले क्या चाहते थे? युद्ध घृणा की भावना। वो चाहते थे कि इधर भी युद्ध हो उधर की भी युद्ध हो और आपस में घृणा बनी रहे, मतलब नफरत करते रहे एक दूसरे से, ये चाहते थे। अब दूसरे देशों में वर्चस्व की कोशिश, और चाहते थे कि वो किसी दूसरे देश में जाए और वहाँ कब्जा कर लें या वहाँ के लोगों को मारें, वहाँ की ज़मीनें हड़पें, उनका धन दौलत अपने देश लाएं। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं, ये नकारात्मक सोच वाले होते हैं, ठीक है। मतलब हमने आज सीख लिए 10 पॉइंट। अब थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन के लिए कुछ कीवर्ड्स ये जो मैं लाता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे होंगे इनको। अभी मैं एमसीक्यू लाऊंगा, इसके बाद जो अगली वीडियो होगी मैं वो एमसीक्यू कराने वाला हूँ, ठीक। एक लेसन समाप्त होने के बाद मैं अगले दिन वीडियो उसी सिलेबस उसी चैप्टर की मैं एमसीक्यू लाऊंगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपसे यही कहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं कोई वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। ठीक है, तो इसमें आज का क्विज देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति। अगर फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। नेपोलियन कोड 1804 में प्रारंभ हुआ था। वियना कांग्रेस 1815 में। मार्जिन जंग इटली, मार्जिन कौन सी थी, वो यंग इटली की थी। ठीक है। बिस्मार्क को किस नाम से जाना जाता है, लोहे और रक्त की नीति। बिस्मार्क ने जो भैया लोहे और रक्त की नीति अपनाई थी, किसके लिए, जर्मनी का एकीकरण के लिए। ठीक है। गैरीबाल्ड रेड शॉर्ट्स के नाम से प्रसिद्ध है। विक्टर एम्यूनल इटली का राजा था। बलगान बारूद की ढेरी,